हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। हम यहाँ पे यूजीसी मैनेजमेंट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं दैट इज अ बीसीजी मैट्रिक्स एंड स्वॉट एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। What is a BCG matrix? So BCG matrix is a matrix designed by the Boston Consulting Group back in 1970s. जो भी बच्चे यूजीसी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाले हैं उसके लिए इनका नाम याद करना और ये कब डिज़ाइन हुआ था विच इज़ 1970, ये याद करना ज़रूरी है। तो इसे अच्छे से याद कर लें बिकॉज क्वेश्चन में इसके पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कि बीसीजी मैट्रिक्स की या तो फुल फॉर्म बताओ या ये कब डिज़ाइन हुआ था ये बताओ। तो इसका नाम विच इज़ अ वेस्टर्न कंसल्टिंग ग्रुप, इसे अच्छे से याद कर लें। 1970 में डिज़ाइन हुआ था, इसे अच्छे से याद कर लें। अब हम बात करें से बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है। जब ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में क्या पोजीशन है तब वो बीसीजी मैट्रिक्स हेल्ड ऑन करते हैं। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स हमें क्या बताता है कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या पोजीशनिंग है। अब बीसीजी मैट्रिक्स में 4 तरह की पोजीशंस कवर होती हैं। अ वेरी फर्स्ट वन इज़ अ स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। इन सबको हम इस वीडियो में आगे फर्दर ऑन पढ़ेंगे। द बीसीजी इज़ अ बेस्ट नोन अप्रोच पोर्टफोलियो प्लानिंग using a metric require a firm businesses to be categorized a high or a low along 2 dimensions। अभी हमने यही बात करी है कि हमारे बिजनेस या हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस पोजीशन पे स्टैंड करता है, वो हायर है या लोअर पोजीशन पे स्टैंड करता है। बिकॉज जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती है उससे पहले वो बीसीजी मैट्रिक्स को एक बार ज़रूर देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस पोजीशन पे है। उसी के रिगार्डिंग या उसी के बेस्ड पे वो अपनी फिर फर्दर स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। इसीलिए बीसीजी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें पोजीशनिंग बताता है हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या है। अब ये हमारी पोजीशनिंग मार्केट में क्या है ये 2 डायमेंशन पर बेस करती है। अ वेरी फर्स्ट वन इज अ मार्केट शेयर एंड द अदर वन इज मार्केट ग्रोथ। सो बीसीजी मैट्रिक्स just only explain the position of the product in the market। जब भी हम बीसीजी मैट्रिक्स को पढ़ेंगे हमारे लिए 2 डायमेंशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वन इज़ अ मार्केट शेयर, अनदर वन इज़ अ मार्केट ग्रोथ, क्योंकि इन दोनों के बेस पर ही हमें पता लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है मार्केट में। इन दोनों को हम 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट शेयर की। तो मार्केट शेयर का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट है उसकी कितनी पर यूनिट सेल हुई है एक पर्टिकुलर करंट ईयर में। यही जानते हैं मार्केट शेयर के द्वारा कि आपकी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी करंट ईयर में कितने पर यूनिट सेल हुई है, क्योंकि उसी के बेस पे आप फर्दर ऑन अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हो कि अगर आपकी जितनी ज़्यादा आपके पास जितने शेयर्स होंगे आप उसी के हिसाब से अपनी नॉर्मल स्ट्रैटेजीज बनाओगे। लेकिन अगर आपके शेयर्स बहुत कम हैं, आपने उतनी सेल्स नहीं कर पाए हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी हार्ड एंड फास्ट स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। मार्केट शेयर इज अ परसेंटेज ऑफ अ बिजनेस यूनिट सेल्स to the total market that is being served by your company। MS, which is a market share, is equals to business unit sales this year। टोटल पर यूनिट आपकी कितनी सेल हुई है डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट साइज जो आपके पास अवेलेबल है। एक पूरी मार्केट में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, आपने कितनी सेल्स करी है, ये हम मार्केट शेयर के द्वारा जानते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ अ रिलेटिव मार्केट शेयर। जब हम रिलेटिव मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आ तो मार्केट शेयर ही रही है कि आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट सेल कितनी हुई, लेकिन इसमें रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, आपके कंपटीटर के रिलेटिवली आपकी सेल कितनी हुई। फॉर एग्जांपल कि अगर उसने 60% सेल करी है तो आपके प्रोडक्ट की उसके रिगार्डिंग कितनी सेल हुई है, इज इन इंक्रीज 20% हुई है, डिक्रीज 20% हुई है, किस लेवल पर हुई है। RMS इज इक्वल्स टू बिजनेस यूनिट सेल्स दिस ईयर डिवाइडेड बाय लीडिंग कॉम्पिटिटर सेल्स दिस ईयर। आपने जो इस साल में आपकी सेल्स हुई हैं डिवाइडेड बाय आपके कॉम्पिटिटर की कितनी सेल्स हुई हैं, उसकी जो भी परसेंटेज आएगी डैट इज़ अ रिलेटिव मार्केट शेयर। अब हम बात करेंगे मार्केट ग्रोथ रेट की। अभी हमने मार्केट शेयर की बात करी कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है विच इज़ अ कैश जनरेशन पोर्शन, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स होगी तो कैश जनरेट होगा। अभी हम मार्केट ग्रोथ की बात करेंगे। इसमें मार्केट ग्रोथ में क्या होता है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देखते हो। आप ये देखते हैं कि पिछले साल में मेरी कितनी सेल्स हुई थी और इस साल में मेरी कितनी सेल्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन ये देख रही है कि ग्रोथ, तो उसने देखा कि लास्ट ईयर उसकी जो सेल्स हुई थी विच इज़ अ 50% और इस साल जो उसकी सेल्स हुई हैं विच इज़ अ 70%। सो इसे इंक्रीज बाय 20%।
तो उसकी जो ग्रोथ हुई है वो 20% से हुई है। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे टोटल मार्केट शेयर दिस ईयर माइनस टोटल मार्केट शेयर लास्ट ईयर, कि आपकी कितनी इंक्रीज हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट शेयर लास्ट ईयर। तो दैट इज अ मेथड ऑफ एन मार्केट ग्रोथ रेट। कि आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। बिकॉज आपका प्रोडक्ट अगर आपको पता होगा कि लास्ट ईयर 80% इंक्रीजिंग पोर्शन पे था और इस साल अगर इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, तो मुझे उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर रही हैं। इसीलिए आपको दोनों बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं कि एक तो उसकी करंट पोजीशनिंग क्या है और दूसरा मैंने कितना इंक्रीज़ किया अपने प्रोडक्ट में या डिक्रीज़ किया अपने प्रोडक्ट में, फिर उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 4 पोजीशनिंग होती हैं, विच इज़ अ स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड अ डॉग। आप यहाँ पे देख रहे हैं on a right side of your screen they will says the business growth rate given and the bottom of it relative position and the market share। आपकी पोजीशन क्या है, हमने मार्केट शेयर की यही बात करी कि आपकी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की या आपकी पोजीशन कहाँ पे है। स्टार की बात करेंगे तो दोनों हायर पोजीशन पे हैं, आप स्टार की तरह चमकते हैं क्योंकि आपके पास ग्रोथ भी अच्छी खासी है, आपने अच्छी खासी ग्रोथ भी करी हुई है और आपकी करंट पोजीशन भी बहुत अच्छी चल रही है। इट मीन्स आपका माल तो बिक ही रहा है लेकिन आपकी पोजीशन भी इंक्रीज ही हो रही है, दैट्स वाई आप स्टार है, आप चमक रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो शेयर्स हैं, मतलब करंट पोजीशनिंग जो आपकी है वो लो चल रही है, आपकी इतनी सेल्स नहीं हो रही बट स्टिल आपकी ग्रोथ हो रही है। इसको हम फर्दर ऑन आगे डिस्क्राइब करेंगे होता क्या है। देन आपके पास आता है कैश काउ। कैश काउ का मतलब क्या हुआ कि आपके पास करंट सेल्स या करंट पोजीशनिंग आपकी अच्छी खासी है लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं है। लिक्विडेशन विच इज़ अ डॉग। डॉग का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ना तो मार्केट शेयर है और ना ही आपके पास ग्रोथ है, तो आपकी फर्म ऑलमोस्ट लिक्विडेट होने वाली ही है। मेरे ख्याल से इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले इसमें जो बात करिए इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हम जैसे पढ़ के आए थे कि हमारे पास यहाँ पे मार्केट ग्रोथ अच्छी खासी होती है लेकिन हमारे पास सेल्स या फिर करंट पोजीशनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, वो लोअर पे होती हैं। सो वैसे ही यहाँ पे लिखा है लो मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। ग्रोथ अच्छी है आपकी। सो डू नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि आपके पास ग्रोथ है, आपके पास पिछले साल जितनी ग्रोथ थी आपने उससे इंक्रीज ही किया है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, क्या अपॉर्चुनिटीज लगाऊं, डिसाइड वेदर टू इंक्रीज और इन्वेस्टमेंट और नॉट। इसे हम फर्दर ऑन जब पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसी ओवरव्यू कीजिए। स्टार्स की बात करें तो क्या होता है, हाई मार्केट शेयर एंड द हाई मार्केट ग्रोथ, दोनों ही हायर लेवल पे है, डेट्स वाई आप स्टार है। डूइंग वेल, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। डॉग्स की बात करें तो दोनों ही लो है, मार्केट शेयर भी कम है, मार्केट ग्रोथ भी कम है। सो इट्स अ वीक इन अ मार्केट एंड डिफिकल्ट टू मेक प्रॉफिट्स। कैश काउ की बात करेंगे तो हायर मार्केट शेयर, करंट पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं है। सो डूइंग वेल इन नो ग्रोथ एंड मार्केट विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अब हम यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें हमने सेल्स को कवर अप किया है। जब भी हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो इसमें आपके पास सेल्स कम होती है, चाहे आपके पास ग्रोथ है, लेकिन सेल्स आप कम से शुरू करते हैं तो क्वेश्चन मार्क सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। जब आपके पास सेल्स कम है, अब आपको सोचना है मैं क्या करूँ, फिर आप स्टार बनने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपकी सेल्स अच्छी होने लग जाती हैं। देन मेच्योरिटी लेवल पे क्या होता है, आप कैश काउ बनते हैं। कैसे कि आपके पास सेल्स यहाँ पे बहुत है, आपके पास ग्रोथ नहीं रहती। यू हैव एन मस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास बहुत सारी सेल्स हो रही हैं, सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, आपकी हर साल हो रही है, लेकिन फिर भी आपके पास ग्रोथ नहीं है। उसके बाद आप सीधा डिक्लाइन पोर्शन पे आते हैं विच कम्स टू अ डॉग। आप डॉग बन जाते हैं जिसके पास ना तो सेल्स रहती हैं और ना तो ग्रोथ, क्योंकि कैश काउ में ग्रोथ नहीं है। अब आपके पास ग्रोथ तो थी ही नहीं, अब आपके पास सेल्स भी नहीं रही, तो आप क्या बन गए, आप डॉग बन जाते हैं। दैट इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ बीसीजी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार की। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्स क्या होते हैं, जिनके पास दोनों ही हायर लेवल पे हैं, मार्केट शेयर भी हायर लेवल पे होती है, मतलब आपकी करंट पोजीशनिंग ऑफ सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट वेरी हाई, और आपके पास ग्रोथ भी अच्छी खासी है। अगर आपने पिछले साल 60% की सेल करी थी तो हो सकता है आपने इस साल 90% सेल कर दी हो, विच इज 30% इंक्रीमेंट इन योर सेल।
तो इसीलिए आप मार्केट में स्टार कहलाते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और आपके पास आपके शेयर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आपकी लीडिंग पोजीशन होती है। दैट्स वाई यू आर कॉल्ड एज अ लीडर इन द बिजनेसेस। दे ऑल्सो रिक्वायर अ हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स लार्ज मार्केट शेयर। अब आपका काम अच्छा खासा है, आपके पास दोनों हायर लेवल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए। अगर आपको और भी मार्केट को कैप्चर करना है तो आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। अब आप कैश भी अच्छी खासी जनरेट कर रहे हैं और आपके पास कंजप्शन भी अच्छी खासी हो रही है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू होल्ड द मार्केट शेयर, अदरवाइज द स्टार विल बिकम्स अ कैश काउ। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, जैसे हम नॉर्मली भी बोलते हैं ना कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो आप डूब जाओगे, तो वही बात यहाँ स्टार्स में आती है कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि माना आपके पास शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको संभल कर चलना है, क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक जगह भी गलत कर दोगे तो वो वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा कि आप कैश काउ बन जाओ। कैश काउ में हम क्या पढ़ के आए थे कि उसके बाद सेल्स तो हो रही हैं लेकिन आपकी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, आप ग्रोथ नहीं करोगे, सेल्स तो चलती, क्योंकि एक बार ही लोगों को प्रोडक्ट पता लग गया तो वो खरीदते तो हैं, बट स्टिल आपकी ग्रोथ नहीं होती रिगार्डिंग टू योर प्रीवियस ईयर सेल्स। तो इसीलिए आप कैश काउ बन जाओगे, इसीलिए स्टार्स को भी संभल कर अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना होता है। स्टार के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क में जैसे हम पढ़ के आए थे कि इनके पास इनकी ग्रोथ तो अच्छी खासी होती है लेकिन इनके पास करंट पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ अ मार्केट शेयर वो लो होता है। इट मीन्स कि आपने फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर अपने प्रोडक्ट की सेल्स करी थी 30%, लेकिन करंट ईयर उसकी सेल हुई है 35 और 40%। ग्रोथ तो हुई है, ऑब्वियस सी बात है, 30 से आप 35 या 40 पहुंचे, आपकी ग्रोथ तो हुई है, लेकिन आपकी करंट ईयर की जो सेल्स हैं वो कम है, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी अपने प्रोडक्ट से या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कि आपका 50% तो आप करोगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया बिकॉज यू आर एट अ 35 और 40। तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन आप करंट पोजिशन को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई यू कॉल्ड अ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का मेन मतलब क्यों आता है कि आपके पास ग्रोथ है लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मेरी जो करंट पोजीशनिंग है वो भी बढ़ सके, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क कहलाता है, क्योंकि ये सोचता है कि अब मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, जितना भी मेरे पास है मैं कहाँ लगाऊँ कि मैं साथ साथ अपने मार्केट शेयर को भी बढ़ा पाऊँ। हाँ, क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है, कैश काउ बन सकता है, लेकिन एक ही टाइम पे वो डॉग भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास क्वेश्चनिंग है कि मैं क्या करूं। अगर तो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या पता वो स्टार बन जाए, कैश काउ बन जाए, लेकिन उसी हाथ पे अगर उसकी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो वो डॉग भी बन सकता है। सो इन्वेस्टमेंट शुड बी हाई वो क्वेश्चन मार्क। अभी इस इन्वेस्टमेंट इसमें भी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आपको करंट पोजीशन अच्छी करनी है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होनी चाहिए अच्छी जगह लगाने के लिए, लेकिन फिर भी आपके पास क्वेश्चन मार्क इसीलिए है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अब मैं पैसा कहाँ पे लगाऊं, इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ। अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, स्टार बनने के लिए तो अच्छा खासा इन्वेस्ट होगा, कैश काउ बनने के लिए भी, लेकिन अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो गलत जगह पे हो जाता है तो आप डॉग भी बन सकते हैं। दैट्स वाई इट्स अ क्वेश्चन मार्क। The third position of BCG matrix is a cash cow. कैश काउ का मतलब क्या हुआ कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन आपके पास मार्केट शेयर अच्छी खासी है, आपके पास पैसे बहुत हैं क्योंकि आपकी सेल्स अच्छी खासी इस साल में बहुत अच्छी जा रही है। जो आपने एक्सपेक्ट करा था कि मेरी सेल्स, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी सेल्स 60% जाएगी, लेकिन मेरी सेल्स 80% चली गई। डेट्स अ मच इनफ, मतलब मेरे पास बहुत सारा कैश है, मैं अच्छे खासे शेयर्स को ले पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ग्रोथ नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने सेल करी थी विच इज़ 85 और इस साल जो मेरी सेल हुई है डेट इज़ अ 80 डिक्रीजिंग पोर्शन पे। हो सकता है लास्ट ईयर मैंने 80 करी हो, इस साल भी 80 हुई है, तो मतलब ना तो इंक्रीज हुआ और ना ही डिक्रीज हुआ, मैं एक ही लेवल पे चलती जा रही हूँ। तो मेरे पास ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन मेरा मार्केट शेयर अच्छा खासा जा रहा है, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे अच्छी सेल्स जा रही हैं। दैट इज़ अ कैश काउ। सो दे आर द फाउंडेशन ऑफ अ कंपनी एंड ऑफ्टन अ स्टार ऑफ यस्टरडे। ये पहले वाले समय में स्टार ही थे कि जिनके पास ग्रोथ भी थी और जिनके पास मार्केट शेयर भी थे, लेकिन अब एक टाइम पे आके इनकी ग्रोथ नहीं हो रही। मार्केट शेयर है नो डाउट कि अच्छी खासी सेल कर रहे हैं लेकिन इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, ये वहीं पे रुके हुए हैं। सो दे आर एट अ मेच्योरिटी लेवल, एक मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे जाके अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी एक मेच्योरिटी लेवल पे है, ना तो वो ग्रोथ कर रही है और ना वो डिक्लाइन कर रही है, वो एक ही लेवल पे टिकी हुई है। दैट्स वाई दे आर कम्स एट अ मेच्योरिटी लेवल। जैसा कि मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पहले दिखाया था कि पहले वो स्टार होते हैं, देन मैंने पर द ग्रो, तो वहाँ पे जाके एक मेच्योरिटी लेवल पे कैश काउ बन जाते हैं।
कैश काउ का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपके पास ग्रोथ कम हो रही है या नहीं हो रही है, आपके सिर्फ मार्केट शेयर ही बढ़ रहे हैं. सो दैट्स वाई यू आर अ कैश काउ. द फोर्थ पोजिशन ऑफ BCG मैट्रिक्स इज अ डॉग. डॉग में अब क्या होता है कि आपके पास ग्रोथ भी कम है, आपके पास मार्केट शेयर भी कम है, और डॉग हमेशा कैश काउ के बाद आता है. कैश काउ में क्या था कि आपके पास ग्रोथ कम हो गई है लेकिन आप अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी सेल्स हो रही हैं, आपके पास मार्केट शेयर है. लेकिन उसके बाद एक स्टेज आती है विच इज ए डिक्लाइनिंग स्टेज डॉग की, जहाँ पे ना ग्रोथ रहती है और ना ही मार्केट शेयर रहते हैं. इट मीन ना आपकी ग्रोथ हो रही है, ना ही आपके पास करंट पोजिशनिंग है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में. तो अब डिक्लाइनिंग स्टेज पे आते हैं. जब भी कभी डॉग की पोजीशन आती है तो उसमें क्या होता है कि आप वीक होते हो एक्सटर्नली और इंटरनली. इसी कारण इसकी ऑर्गेनाइजेशन को या इस प्रोडक्ट को आप लिक्विडेट कर देते हो, डिवेस्ट कर देते हो, टर्मिनेट कर देते हो. तो इस डॉग पोजीशन में आपके पास ग्रोथ भी कम है और मार्केट शेयर वो भी कम है. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कोका कोला कंपनी की लिया ना. कोका कोला में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टार की. स्टार पोजीशनिंग किसको मिलती है, विच इज़ अ थम्स अप, माजा, किनले. हमने स्टार में क्या पढ़ा था कि इसके पास ग्रोथ भी अच्छी खासी है और इसके पास मार्केट शेयर भी अच्छे खासे हैं. तो ऐसे ही थम्स अप, माजा, किनले की अगर हम बात करें तो इन तीनों के पास अपनी अपनी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है क्योंकि पहले के रिगार्डिंग अब इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इनकी करंट पोजीशनिंग तो है ही अच्छी ना. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की. हमने क्वेश्चन मार्क में क्या पढ़ा था कि इनके पास ग्रोथ अच्छी होती है लेकिन इनके पास जो सेल्स होती हैं वो कम होती है. तो आप फैंटा या स्प्राइट को देखें, पहले के रिगार्डिंग इनकी ग्रोथ हुई है. पहले लोग इनको कम प्रेफर करते थे, अब इनको करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी सेल्स इतनी नहीं है. तो दे आर लेस इन द सेल्स बट हायर इन द ग्रोथ. दैट्स वाई दे कम्स इन अ क्वेश्चन मार्क पोर्शन. अभी हम बात करेंगे कैश काउ की. कैश काउ में हम क्या पढ़ के आए थे कि उनके पास ग्रोथ नहीं होती या ग्रोथ कम होती है और उनके पास सेल्स अच्छी खासी होती हैं. तो लिम्का और कोका कोला ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी ग्रोथ एकदम स्टेबल चल रही है, उनकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा. इट मीन्स अगर वो 100% चल रहे हैं तो 100% ही चलते जा रहे हैं, वो ऊपर नहीं हो रहे, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते. तो अब वो 100% अपना ले चुके हैं लेकिन अब उनकी सेल्स अच्छी खासी चल रही है. तो उनके पास ग्रोथ नहीं है लेकिन हाँ उनके पास उनकी सेल्स बहुत अच्छी खासी. दैट्स वाई कम्स इन अ कैश काउ पोर्शन. अब डॉग में कौन आएगा, ना तो उनके पास शेयर्स होते हैं और ना ही उनके पास ग्रोथ होती है. तो यहाँ पे कोका कोला के दो प्रोडक्ट विच इज़ अ डाइट कोक एंड द मिनट मेड, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी ना तो सेल्स हो रही है और ना ही इनकी ग्रोथ हो रही है. दैट्स वाई दे कम्स इन अ डॉग पोर्शन. अब BCG मैट्रिक्स करने के बाद जो हम अगला टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज़ अ स्वॉट एनालिसिस. व्हाट इज़ अ स्वॉट एनालिसिस? अ स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? स्वॉट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेथड used to evaluate the strength, weakness, opportunities, threats involved in the businesses. अब यहाँ पे फिर से वही बात आएगी, जब भी आप एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, when the position of strategic formulation come, तो आप हमेशा स्वॉट एनालिसिस को भी देखोगे क्योंकि इससे आपको क्या पता लगता है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप में कितनी वीकनेस है, या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या क्या आपको थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं. उसी के रिगार्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फिर फॉर्मुलेट करते हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मेरे पास है अपने कंपटीटर के रिगार्डिंग, या कहाँ मैं वीक हूँ, तो कहाँ मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, फिर उस जगह पे मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करूँ या उसके रिगार्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करूँ. ये तब होगा जब हम स्वॉट एनालिसिस को करेंगे. तो जब भी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने की बात आती है ऑर्गेनाइजेशन में, तब वहाँ पर भी स्वॉट एनालिसिस ही होता है फॉर रिगार्डिंग टू चेक इट आउट देयर स्ट्रेंथ, weakness, opportunity and threat. So it involves specifying the objective of the business and identify the internal external factors that are favorable unfavorable to achieve the objectives. तो बेसिक मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है पहले उसे आइडेंटिफाई करना, उसे देखना, उसके रिगार्डिंग इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में क्या फेवरेबल चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग या क्या अनफेवरेबल है, फिर उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करना कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से और जल्दी अचीव कर सकें. इसीलिए हम स्वॉट एनालिसिस को करते हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम स्वॉट में 4 चीज़ों को या 4 पॉइंट्स को कवर करते हैं. वेरी फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट.
इस डायग्राम के थ्रू अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इन चारों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? बिजनेस विच गिव्स इट्स एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर। अब वो अच्छे गुण या वो अच्छी चीज़ें जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं। आपके पास कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। उसको आप दिमाग में रखते हो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट कर सकते हो। वीकनेसेस, आप में ऐसी कोई कमी है और वो क्या कमी है वो आपको स्वॉट बताता है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से रिवेल करते हुए कौन सी ऐसी आप में कमियां हैं जिनको आप दूर कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मिलेंगी। जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या अपनी आप ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीटर के अगेंस्ट लेकर आ रहे हो, तो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपके लिए हैं जिससे आप अपने आप को अलग कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिख सकते हो। थ्रेट्स, आपको कौन से ऐसे थ्रेट्स फेस करने पड़ेंगे कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की और प्रॉफिट्स बढ़ाने के। मेरे ख्याल से इस डायग्राम से आपको और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और स्ट्रेंथ ये सब होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। जैसे हम स्ट्रेंथ में पढ़ के आए थे कि ऐसी कोई गुणकारी चीज़ें या ऐसे कोई पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके पास हैं जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो इसमें क्या है? बिल्ड ऑन करंट टेक्नोलॉजी, फेवरेबल मार्केट रिसर्च, एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ टारगेट मार्केट, शॉर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आपके पास देखो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। आपके पास करंट टेक्नोलॉजी है, फेवरेबल मार्केट रिसर्च, रिसर्च आपने बहुत अच्छी करी है, जो आपको चाहिए थी वही हुई है। आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ टारगेट मार्केट, जो भी आपकी टारगेट मार्केट है आपको ऑलरेडी उसके बारे में अच्छी खासी एक नॉलेज है। तो ये सारी आपकी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हो गई। अब आपके पास वीकनेस क्या है जो आप में है, वो क्या है? नो सीनियर लेवल स्टॉक होल्डर, आपके पास स्टेक होल्डर नहीं है जो सबको संभालेगा। एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है और आपके पास उसको कवर करने को इतनी अमाउंट नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती हैं और वो अच्छी हैं, आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करेंगी, वो कौन सी हैं? सेल टू एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कस्टमर, रैपिडली एक्सपेंडिंग मार्केट, आपकी मार्केट एक्सपेंडिंग या फिर आपकी मार्केट शेयर्स बहुत अच्छे खासे हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, अच्छे लेवल पे हो रहे हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कस्टमर्स को ही सेल कर रहे हो और आपकी बहुत अच्छी डीलिंग बनी हुई है। दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नाउ थ्रेट्स क्या होंगे? चेंज इन द लेजिस्लेशन, पोटेंशियल इकोनॉमिक डाउनवर्ड्स एंड कॉम्पिटिशन ऑलरेडी टू प्रोडक्ट्स इन दिस मार्केट। जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग एक अच्छे खासे दो कॉम्पिटिटर आपस में लड़ रहे हैं और आप तीसरे हो रहे हो। दैट इज़ अ थ्रेट फॉर यू। आप उसके रिगार्डिंग फिर स्ट्रैटेजीज बनाओगे, कैसे मैं अपने आप को इनसे अलग करूं। या फिर कोई लॉ चेंज हो रहा है, आपको उसके रिगार्डिंग सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज अब कैसे बनाऊं। या फिर इकोनॉमिक डाउनवर्ड जा रही है, इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही है, तो आप सोच के अपने प्रोडक्ट लॉन्च करोगे कि अब मैं क्या करूं। इसमें हम एग्जाम्पल वैसे अगर थ्रेट की लें तो हम ले सकते हैं कि जैसे अब कोरोना वायरस में इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, अगर किसी ने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अब के इन्वायरमेंट को देखते हुए अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट को उसी के हिसाब से ले पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ स्वॉट। ना सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डिफाइंड बाय मेजर सच एज मार्केट शेयर, लॉयल कस्टमर्स, लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। अपॉर्चुनिटीज़ आर न्यू पोटेंशियल एरियाज। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? बेसिकली आपको अच्छे अच्छे नए एरियाज और मिलते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना। सो सच ए न्यू मार्केट और ए न्यू कंडीशन एग्जिस्टिंग मार्केट। थ्रेट्स आपके लिए क्या होंगे? थ्रेट्स डिस्क्राइब्स how the competition, new technology और other factors in a business environment may affect the business development। आप अपने अगर बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ थ्रेट की तरह सामने आपके आएंगी और आप इसको कैसे ओवरकम कर सकोगे। मैचिंग एंड कन्वर्टिंग। मैचिंग एंड कन्वर्टिंग ये क्या टॉपिक है? जब भी हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो आपस में मैच करते हैं, या कैसे वो कौन से दो एलिमेंट है जो आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैचिंग की बात करेंगे। सो मैचिंग इज यूज टू फाइंड द कंपीटेटिव एडवांटेज बाय मैचिंग द स्ट्रेंथ एंड द अपॉर्चुनिटीज। देखो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों की दोनों क्या है? हमारी एक पॉजिटिव पॉइंट है। स्ट्रेंथ हमारा इंटरनल पॉजिटिव पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारी एक्सटर्नल पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोनों क्या है? मैचिंग कंसेप्ट है। कन्वर्टिंग,
कन्वर्टिंग किस में हो सकती है, या तो जो हमारी वीकनेसेस हैं वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं हम उनको ओवरकम करके अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, या जो हमारे थ्रेट्स हैं उनको हम ओवरकम करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन स्ट्रेटजीज टू फाइंड अ न्यू मार्केट. If the threats or the weaknesses cannot be converted, should try to minimize or avoid them. अगर threats और weaknesses को एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से कन्वर्ट नहीं कर पा रही, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में नहीं कर पा रही, तो या तो वो उन्हें कम करने की कोशिश करेगी या फिर वो उन्हें अवॉइड ही करेगी. अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की, जो स्वॉट का सबसे पहला वाला पॉइंट है. तो एक तो स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज अ इंटरनल पॉजिटिव थिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनली पॉजिटिव और द स्ट्रॉन्ग थिंग विच चेंज इट्स और विच यूनिक्स इट्स फ्रॉम इट्स कंपीटिटर, जो उसके कंपीटिटर से उसको अलग करती है, अलग से उसको दर्शाती है. डैट इज अ स्ट्रेंथ. So the companies are the core competencies in which businesses have the edge over its competitor. अब आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रेंथ में कवर अप हो सकती हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन. आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आपकी कॉम्पिटिटर से आप बहुत अच्छे हो फाइनेंशियल कंडीशन में, तो डैट इज़ अ स्ट्रेंथ फॉर यू. अ लार्ज कस्टमर बेस, आपके पास बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, ऑलरेडी है, तो आप कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको पता है कि वो बहुत जल्दी सेल हो जाएगा. लाइक मैगी कंपनी का बहुत अच्छा कस्टमर बेस है. स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम और द यूनिक प्रोडक्ट, आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है तो आपके कॉम्पिटिटर से आप इस कारण अलग हो जाते हो, बिकॉज योर ब्रांड इज़ एन हायर लेवल. तो आपके कॉम्पिटिटर से आपको बहुत अलग कर देता है. डैट इज़ अ स्ट्रेंथ फॉर यू कि आपको पता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट निकाल लूँ, आपके ब्रांड नेम इतना अच्छा, उसकी इतनी अच्छी पहचान है कि आप कुछ भी निकाल लोगे, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज कर दोगे या मैन्युफैक्चर कर दोगे तो बहुत जल्दी वो सेल हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्केट शेयर्स उसके रिगार्डिंग भी मिल जाएंगे. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स, आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पेटेंट्स हैं. क्वालिटी प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विसेज, आप जो प्रोडक्ट निकाल रहे हो डेट इज़ अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट. आपके कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट हायर क्वालिटी का है और आपकी कस्टमर सर्विसेज एकदम एक्सीलेंट लेवल के हैं. सो दैट्स अ स्ट्रेंथ फॉर यू. ये सारी चीज़ें आपके लिए स्ट्रेंथ है बिकॉज इट इज़ एन इंटरनल लेवल स्ट्रेंथ पोजिशन फॉर यू. सेकेंड थिंग विच इज़ द वीकनेसेस. अब आपकी वीकनेसेस क्या है, आप में क्या कमियां हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं. अब इसमें नेगेटिव थिंग आ जाती है. स्ट्रेंथ में क्या था कि आपके पास कौन सी ऐसी पॉजिटिव थिंग्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं. अब वीकनेसेस में क्या होगा, आपके पास कौन सी ऐसी नेगेटिव थिंग्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं और आपको अब उनको ओवरकम करना है, आपको उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. जैसे कि नो और द लेस इंटरनल कंट्रोल. इंटरनली आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपने सुपरवाइजर्स नहीं रखे, आपके पास मैनेजर्स नहीं अच्छे हैं, इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है. ये आपकी वीकनेसेस हैं जिनको आपको कवर करना है. लेस क्वालिटी इन प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्ड, जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हो ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी है और ना आप सर्विसेज अच्छी दे पा रहे हो. वीक ब्रांड इमेज, अब आपके पास ब्रांड की इमेज भी इसमें अच्छी नहीं है जिसको आपको ओवरकम करना है और अच्छी इमेज बनानी है. फाइनेंशियल कंडीशन नॉट वेरी साउंड. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, जो भी आपकी प्लांट कैपेसिटी है आप उसे अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हो. डैट इज़ अ वीकनेसेस फॉर यू जिनको आपको कम करके अपने आप को चेंज करना है इनटू स्ट्रेंथ. थर्ड वन इज एन अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती हैं. वो अपॉर्चुनिटीज़ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें मिलेंगी उनके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और भी डेवलप कर पाएंगे. लाइक लुकिंग फॉर द एरिया ऑफ डेवलपमेंट बाय यूटिलाइजिंग स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू एंटर अ न्यू मार्केट. एडिंग न्यू प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन टू इंक्रीजिंग कस्टमर बेस. आपके पास एक बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, आप उसमें ही कुछ नए प्रोडक्ट्स को और लॉन्च कर दोगे क्योंकि आपके पास कस्टमर बेस बहुत अच्छा है. फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हो. जॉइंट वेंचर, मर्ज, अलायंस विच इज़ अ स्ट्रैटेजिक अलायंस टू इंक्रीज अ मार्केट कवरेज. दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू कि आप ये सब काम कर सकते हो. इन सब के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और भी डेवलप कर सकते हो और ये सब कुछ आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलता है. द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अ स्वॉट इज थ्रेट्स. थ्रेट्स वो एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही फेस करना पड़ता है और उसको फेस करते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करते हो. अब ये कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं. लाइक अ डाउन ट्रेंड इन मार्केट ग्रोथ, अ न्यू एंट्रेंट टू द मार्केट,
substitute product that can decrease sales, increasing the bargaining power of customer and suppliers, a new regulatory requirements. हम ये सारे के सारे पॉइंट्स ना 5 फोर्सेस मॉडल में भी पढ़ के आते हैं कि हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में. इसको फेस करते हुए हम अब स्ट्रैटेजीज़ को और भी अच्छे से फॉर्मुलेट करते हैं, बिकॉज हमें अब थ्रेट्स पता लग जाते हैं कि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये वाले थ्रेट्स को फेस करना पड़ेगा. फिर उसी के रिगार्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और भी अच्छे या स्ट्रॉन्ग वे से फॉर्मुलेट करते हैं. अब यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल ली है स्वॉट को एनालाइज करने की, डेट इज़ अ मैगी की स्वॉट एनालिसिस विच इज़ अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट. सबसे पहले हम मैगी के स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे. सो इट्स अ मार्केट लीडर, एवरीवन्स नो, यूएसपी, इजी टू कुक एंड टेस्टी. इनकी स्ट्रेंथ है कि इनका क्या लोगो है कि आसानी से बन जाएगा, 2 मिनट में मैगी तैयार. वेराइटीज़ इनके पास बहुत हैं, ब्रांड की लॉयल्टी है इनके पास, एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज इनके पास बहुत अच्छी हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपनी एडवर्टीजमेंट को बदलते रहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनके पास वाइडर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है. आप कहीं भी चले जाएं पूरे इंडिया में, कहीं भी ऊपर से ऊपर माउंटेन पे भी चले जाएंगे ना तो भी आपको वहाँ पे मैगी तो ही मिल ही जाएगी. तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो हायर लेवल का है, डैट इज़ अ स्ट्रेंथ फॉर दैम. ना वीकनेस की बात करें तो इनकी क्या वीकनेस है, प्रिसीव्ड एज मेड अप ऑफ मैदा, नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड कैलोरीज. क्योंकि मैदा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो इनकी ये वीकनेस है जिसको ये ओवरकम इन्होंने, हाँ आटा मैगी निकाली ज़रूर है बट स्टिल इन्होंने अपनी मैदा मैगी को बंद नहीं करा, बिकॉज इनका बेस प्रोडक्ट तो वही था. हैवीली डिपेंडेंट ऑन वन फ्लेवर, ये अपने एक ही फ्लेवर पर बेस है, क्योंकि इन्होंने ट्राई करा था, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया कि इन्होंने ट्राई करा था मैगी ने कि और भी अपने प्रोडक्ट्स निकाले, लाइक राजमा चावल, ये वो, इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था लेकिन कोई भी नहीं चला. तो ये हैवीली डिपेंड ऑन एक ही फ्लेवर पर बेस करते हैं, ये इनकी वीकनेस है. अपॉर्चुनिटीज़ जो इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती है वो क्या है, अवेबिलिटी ऑफ न्यू सेगमेंट्स लाइक ओल्ड एज पीपल्स, वो भी खाना पीने पसंद करते हैं. इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड द फास्ट लाइफ, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल बढ़िया होता जा रहा है, जल्दी से ग्रोन अप हो रहा है, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है. जितने ज़्यादा लोग बिजी वे में रहेंगे, जितने पीजीज रहेंगे, जितने जॉब करते हैं वो रहेंगे, जितना ज़्यादा वो डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा वो आउटर फूड खाएंगे. तो मैगी के लिए डेट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर दैम. अनएक्सप्लॉइटेड रूरल मार्केट, नाउ द थ्रेट्स फॉर दैम. ITC, the competitor, provides a higher margin to its distributors and growing fast. ITC जो सबसे ऊपर लेवल पे अब जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत हाई लेवल पे ले रहा है और मार्जिन उनके बहुत कम है, तो उनके लिए थ्रेट है, उनको फेस करना पड़ेगा उन्हें. सो टॉप रेमन हैज़ adopted the strategy of reducing the price of its product. अब टॉप रेमन जो इनका कॉम्पिटिटर है उसने एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करा मार्केट में एंटर होने के लिए, इट इज़ अ रिड्यूसिंग द प्राइस. उसने अपने प्राइस कम रखे इनसे और मार्केट में एंटर हुआ रिगार्डिंग कि उनके अगर प्राइस कम होंगे तो उसकी सेल्स ज़्यादा होगी, इनकी सेल्स पे इफेक्ट है. इज़ अ वीकनेस, थ्रेट फॉर देम, बेसिकली थ्रेट फॉर देम बिकॉज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनको मिल रही है. अगर कुछ इंटरनली इनको कुछ वीक पॉइंट्स मिलेंगे, डेट इज़ अ वीकनेस इज फॉर देम. अगर कुछ बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनको कुछ फेस करना पड़ेगा, डेट इज़ अ थ्रेट फॉर देम. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं. मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा. मैं आपके लिए ऐसे नए टॉपिक्स लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.